हेलो एवरीवन। सो आज के हम अपने इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन इन स्टीरियो केमिस्ट्री कि स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर किस किस तरह की कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं, तो हमें कॉन्फ़िगरेशन का मतलब पता होना चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है spatial arrangements of atoms in a molecule कि किस तरह से हम एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट करते हैं, दैट वाज नोन एज कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से एक बात क्लियर होगी कि कॉन्फ़िगरेशन जनरली क्या होता है। कॉन्फ़िगरेशन वो होता है कि जिसके अंदर हम किसी भी मॉलिक्यूल को अंदर जो एटम प्रेजेंट है उनको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, दैट वाज कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब हम किस कॉन्फ़िगरेशन किसके अंदर पढ़ रहे हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं। तो हमें स्पेसिफिक कर दिया ना। जैसे अब कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत सारी टाइप की होती है, जैसे हम इनऑर्गेनिक में भी कॉन्फ़िगरेशंस निकालते हैं, जैसे 3D1 4s2 ऐसे बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अब हमें स्पेसिफिक कर दिया कि हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर। तो स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर जनरली जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो दो टाइप की पाई जाती है। इट इज़ ऑफ टू टाइप इट इज़ ऑफ टू टाइप दो टाइप की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पाई जाती है किसके अंदर, स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर। फर्स्ट वन होती है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। एक होती है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एक होती है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, एक होती है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं डी और एल नोमेनक्लेचर, और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं आर और एस नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन इन दोनों को पढ़ेंगे, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जिसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो DL का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या है, नाम से पता लग रहा है रिलेटिव, यानी किसी के रेस्पेक्ट में होगी ये कॉन्फ़िगरेशन। नाम रिलेटिव का मतलब होता है रिलेट, यानी किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को रिलेट करते हुए चलेगी ये वाली कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला हम ये जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होती है जनरली हम इसको यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड अमाइनो एसिड के अंदर। इट इज़ यूज्ड इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमाइनो एसिड्स। जनरली जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड्स के अंदर यूज़ की जाती है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम एक कोई भी वी सेलेक्ट अ रेफरेंस कंपाउंड, हम एक रेफरेंस कंपाउंड को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसका क्या देंगे, नोमेनक्लेचर, यानी कोई भी हमने एक रेफरेंस मॉलिक्यूल सेलेक्ट किया और उस मॉलिक्यूल के बारे में बताएंगे कि वो डी होगा या वो एल होगा। ठीक है, और वो किसके रिस्पेक्ट में देंगे, दूसरे कार्बन्स के रिस्पेक्ट में देंगे। जैसे मैंने कोई भी एक कंपाउंड सेलेक्ट किया, उसके रिस्पेक्ट में मैं बताऊंगी कि ये जो हमारा है ये इसका नॉमेनक्लेचर डी होगा या एल होगा। सो सेकंड पॉइंट में मैं लिख सकती हूँ, क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, कि वी सेलेक्ट अ रेफरेंस कंपाउंड फॉर DL nomenclature एंड देन नेमिंग, और उसके बाद उसका क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे उसकी, देन नेमिंग ऑफ other compound is done with respect the reference compound।
ठीक है, कि मैंने कोई भी एक रेफरेंस कंपाउंड सेलेक्ट किया, उसके करस्पॉन्डिंग क्या देंगे हम, उसका डीएल नोमेनक्लेचर देंगे। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद क्या होगा कि अब हम एक एक की बात करें। मैंने यहाँ पे एक कार्बोहाइड्रेट लिया है और एक मैंने क्या लिया है, यहाँ पे अमाइनो एसिड्स लिए हैं, तो इन्हीं के अंदर हम डीएल नोमेनक्लेचर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कार्बोहाइड्रेट के अंदर बताती हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर डीएल नोमेनक्लेचर करना सिखाते हैं आपको। ठीक है, अब जनरली पहले, अब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बन प्लस हाइड्रेट से जो मिलके बने हुए होते हैं उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। अगर इसकी मैं वेल डिफाइंड डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या होगी, तो क्या होगी, इट इज़ ए पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये क्या होता है जनरली, पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन इज नॉन एज कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या फिर जो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। पूरी कार्बोहाइड्रेट एक रेफरेंस कंपाउंड के ऊपर बेस्ड है। जो पूरी कार्बोहाइड्रेट्स जो हम पढ़ते हैं, जो या फिर हम पूरी मतलब कार्बोहाइड्रेट जो स्टीरियो के अंदर भी पढ़ेंगे वो भी एक रेफरेंस कंपाउंड पे बेस्ड है। वो रेफरेंस कंपाउंड होता है ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, तो इसमें मैं एक बात और ऐड कर सकती हूँ, क्या, कि इन कार्बोहाइड्रेट्स the reference compound is the reference compound is ग्लिसरल्डिहाइड। कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो रेफरेंस कंपाउंड होता है वो कौन सा होता है, ग्लिसरल्डिहाइड होता है। ग्लिसरल्डिहाइड होता क्या है, देखो, CHO, इधर OH, इधर हाइड्रोजन, यहाँ CH2OH, ये ग्लिसरल्डिहाइड होता है। ठीक है, सिमिलर तरीके से अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, CHO, इस OH को इधर लिख दूँ, इस हाइड्रोजन को इधर, इस CH2OH को इधर लिख दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक में एक ये होगा ग्लिसरल्डिहाइड के बारे में। इस ग्लिसरल्डिहाइड के अंदर मैंने जो OH की पोजीशन है वो राइट में ली है, इधर मैंने OH की पोजीशन जो है वो लेफ्ट में ली है। तो यहाँ से हमारे पास एक बात निकल के आई, वो बात क्या निकल के आती है कि अगर हमारा जो OH है, अगर वो राइट साइड में है तो क्या होगा, वहाँ पे हमेशा डी कॉन्फ़िगरेशन होगी। क्या होगी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इफ़ OH इज़ प्रेजेंट ऑन right hand side, so deconfiguration is having, तो वहाँ पे क्या होगा, deconfiguration होगी। ठीक है, अगर OH राइट में प्रेजेंट है तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, deconfiguration। अगर OH लेफ्ट में है, इफ़ OH इज लेफ्ट, अगर OH लेफ्ट है तो वहाँ पे क्या होगी, एल कॉन्फ़िगरेशन होगी, एल कॉन्फ़िगरेशन। इतना क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ऊपर जो मैंने ग्लिसरल्डिहाइड लिखा ये वाला, तो ये कौन सा होगा, क्योंकि OH राइट में है तो ये हो गया हमारे पास डी ग्लिसरल्डिहाइड, और ये वाला कौन सा हो गया, एल ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया एक कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अगर मान लो मैं और कार्बन्स लेके चलूँ, जैसे मैंने 2 कार्बन की चेन ले ली, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया CHO, OH, CH2OH, हाइड्रोजन। एक में मैंने ले लिया CHO, OH, H, OH, H, CH2OH। इसमें देखो क्या है,
इसमें क्या है कि हमें बताना है कि ये डी होगा या एल होगा। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में तो हमने नॉर्मल देख के बता दिया था कि इसमें तो एक ही कार्बन था, उसके करस्पॉन्डिंग ये हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो कार्बन कितने हैं, कार्बन ज़्यादा है, तब हम कैसे बताएं कि इसके अंदर क्या नोमेनक्लेचर होगा। तो देखो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, इस केस के अंदर हमेशा हम नीचे से सेकंड लास्ट कार्बन को देखेंगे। क्या है, नीचे से सेकंड लास्ट कार्बन को चेक करेंगे। ठीक है, करेंगे नीचे से सेकंड लास्ट कार्बन पे चेक करेंगे। अगर वहाँ OH राइट में है तो D होगा, अगर वहाँ OH लेफ्ट में है तो L होगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं। यहाँ पे देखो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 पे OH कहाँ है हमारा, राइट साइड है, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये D कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी। ठीक है, इधर चले, इधर देखो सेकंड लास्ट कार्बन ये वाला होगा। OH कहाँ है, OH लेफ्ट साइड में है, तो ये L होगा। ठीक है, सिमिलर तरीके से जैसे अब आप लोग खुद बताना मेरे को कि मैंने यहाँ पे लिया CHO CH2OH, मैंने यहाँ पे ग्लूकोज लिया है OH OH H OH H OH H H। आप वीडियो को पॉज करो और खुद देखो इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर क्या है, वही सेकंड लास्ट कार्बन चेक करेंगे। सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा होगा, ये वाला नीचे से। ठीक है, ये वाला होगा। इसमें OH किस तरफ है, राइट साइड है, राइट साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, डी ग्लूकोज। ठीक है, तो ऐसे हम DL नॉमेनक्लेचर देखते हैं किसके अंदर, इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर इस तरह से हम उनकी कॉन्फ़िगरेशंस को डिफाइन करेंगे। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो सभी डी फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, आप इनके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं साथ के साथ। देखो यहाँ पे लिखेंगे दोज carbohydrates which occurs in nature which occurs in nature they all are in the D form। कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं जो नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो सभी डी फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इतना हो गया कार्बोहाइड्रेट के बारे में। इसी तरह हमें कोई भी अगर कार्बोहाइड्रेट मिल जाए तो हम उसका आसानी से उसके अंदर डी या फिर एल नॉमेनक्लेचर को बता सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से रिकैप करवाती हूँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे थे कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को कैसे हम अरेंज करते हैं, वो होता है कॉन्फ़िगरेशन। स्टीरियो के अंदर बात करी थी, स्टीरियो के अंदर बात करेंगे दो टाइप की कॉन्फ़िगरेशन की, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। इसके करस्पॉन्डिंग DL होता है, इसके करस्पॉन्डिंग RS होता है। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन इन DL जनरली यूज़ की जाती है कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड्स के अंदर। इनके अंदर क्या करते हैं, एक रेफरेंस कंपाउंड सेलेक्ट करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग क्या करते हैं, उसको नेमिंग देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इस एग्जाम्पल के अंदर एक रेफरेंस कंपाउंड ये कार्बन लिया था, इसके करस्पॉन्डिंग बताया। ठीक है, सिमिलर तरीके से उसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट का अंदर हमने इसको देखा कि कैसे हम कार्बोहाइड्रेट के अंदर DL नॉमेनक्लेचर को कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसका मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कि वो कोई भी पॉलीहाइड्रोक्सी और कीटोन होता है, और इसके अंदर जो रेफरेंस कंपाउंड है यानी पूरा कार्बोहाइड्रेट किसके ऊपर बेस होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड के ऊपर बेस होता है। फिर हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड देखा क्या होता है, उसके अंदर नेमिंग देखी कैसे होगी, क्या डी क्यों होगा, अगर OH राइट में है तो डी होगा, अगर OH लेफ्ट में है तो वहाँ पे एल होगा। उसके बाद हमने क्या किया हमने एक एग्जाम्पल लेके देखा जिसमें ज़्यादा कार्बन थे ग्लिसरॉल्डिहाइड से,
उसमें हम हमेशा नीचे से सेकंड लास्ट कार्बन को चेक करेंगे। अगर नीचे से सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर OH राइट में है तो उसकी क्या होगी, डी कन्फिग्रेशन होगी। लेफ्ट में है एल होगी। फिर हमने ग्लूकोज लिया, उसमें भी यही चेक किया। उसके बाद हमने देखा कि वो जितने भी कार्बोहाइड्रेट जो नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे किस फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, वो सारे डी फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई किसकी, इतनी बात हो गई हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की। अब बात करते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स की। ठीक है, अब बात किसकी करेंगे हम यहाँ पे, अब बात करेंगे अल्फा अमाइनो एसिड्स की। अल्फा अमाइनो एसिड्स की बात करेंगे। अल्फा अमाइनो एसिड होता क्या है, जिसके अंदर अल्फा पोजीशन पे कोई अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो। नाम से तो यही पता लग रहा है। देखो, हर चीज़ का नाम एक स्पेसिफिक तरीके से होता है, आधी चीज़ें तो उसके नाम में ही होती है। अब अल्फा अमाइनो एसिड्स यानी अल्फा पोजीशन पे होगा, अमीन ग्रुप होगा और एसिड होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या, अल्फा अमाइनो एसिड को मैं ऐसे लिख दूँ RCH, या अमीन ग्रुप ले लिया मैंने NH2, C डबल बोन OH, ये मैंने एसिड ले लिया। तो क्या बन गया ये अल्फा अमाइनो एसिड। अब जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एक रेफरेंस कंपाउंड होता है, सिमिलर उसी तरीके से अल्फा अमाइनो एसिड्स के अंदर भी एक रेफरेंस कंपाउंड होता है। ठीक है, ये बात मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। कैसे कि रेफरेंस कंपाउंड इन DL अल्फा अमाइनो एसिड इज सीरीन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर रेफरेंस कंपाउंड ग्लिसरल्डिहाइड था, उसी तरह से अमाइनो एसिड्स के अंदर जो रेफरेंस कंपाउंड है वो सीरीन होता है। सीरीन होता क्या है, सीरीन है आर की जगह अगर हम CH2OH लगा दें तो ये सीरीन बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम अब जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट के अंदर नॉमेनक्लेचर किया था एज इट इज़ इसी अब इसके अंदर करेंगे। वहाँ पे OH था, यहाँ पे अमीन ग्रुप हो जाएगा, NH2 ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखो, इसमें आगे चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल में क्या है, इधर मैंने लिया है एसिड COH, इधर लिया मैंने NH2, इधर मैंने लिया CH2OH, यहाँ मैंने लिया हाइड्रोजन, इधर मैंने लिया COOH, यहाँ मैंने ले लिया अब की बार NH2, यहाँ ले लिया हाइड्रोजन CH2OH। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को बताना है नॉमेनक्लेचर D होगा या L होगा। तो कैसे बताएंगे, देखो अगर हमारा NH2 ग्रुप राइट में प्रेजेंट है तो वो हमेशा डी कन्फिग्रेशन होगा। NH2 ऑन राइट साइड, NH2 ऑन राइट साइड ऑलवेज डी कॉन्फ़िगरेशन, ऑलवेज डी कॉन्फ़िगरेशन। NH2 on left side always L कॉन्फ़िगरेशन। कि अगर मेरा NH2 है, अगर वो राइट साइड होगा तो हमेशा D कॉन्फ़िगरेशन होगी, लेफ्ट होगा तो L होगी। तो ये क्या हो गया, D कॉन्फ़िगरेशन हो गई इसकी कितनी हो गई L, क्योंकि NH2 लेफ्ट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो दोनों के अंदर से एक बात निकल के आई कि अगर कार्बोहाइड्रेट के अंदर अगर OH राइट में है तो D होगा, और अल्फा अमाइनो एसिड्स के अंदर भी अगर NH2 राइट में है तो D होगा, अगर लेफ्ट में है तो L होगा। उसके अंदर मैंने बताया था कि जितने भी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे D फॉर्म के अंदर करते हैं। सिमिलर उसी तरीके से जितने भी अल्फा अमाइनो एसिड्स नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सारे L फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसको मैं मेंशन कर देती हूँ, ऑल द अमाइनो एसिड्स
which are present which are present in nature which are present in nature they all are in L configuration। कि जितने भी अमाइनो एसिड जो नेचर के अंदर प्रेजेंट हैं वो सारे किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, एल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो जैसे आपको एक मैं जनरल इन्फॉर्मेशन देती हूँ अमाइनो एसिड्स के रिगार्डिंग। जो अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स होते हैं ना वो 26 होते हैं। 26 अल्फ़ा अमाइनो एसिड जो है वो पाए जाते हैं, जिनके अंदर से 20 तो मोस्ट कॉमन है, 20 तो मोस्ट कॉमन है, बाकी के बचे हुए 6 दे फाउंड इन स्पेशल टिश्यू, दे फाउंड इन स्पेशल टिश्यूज़। 26 अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनके अंदर से 20 तो कॉमन है जो हम भी आपको बताएंगे हमें आगे। 20 तो मोस्ट कॉमन है और 6 कौन सा है जो स्पेशल टिश्यूज़ के अंदर पाए जाते हैं। जो मोस्ट कॉमन वाले हैं ये भी फर्दर आगे 10 में डिवाइड है, 10 इधर और 10 इधर। तो जो मोस्ट कॉमन वाले हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड हैं। 10 तो होते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, इसेंशियल अमाइनो एसिड, और 10 क्या होता है, 10 होते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती। ठीक है, कांट सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी द्वारा वो सिंथेसाइज नहीं किए जाते, और वो हमें अपनी डाइट के थ्रू लेने होते हैं। टेक्स थ्रू डाइट हमें अपनी डाइट के थ्रू लेने होते हैं। और जो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड जो होते हैं इट कैन सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली सिंथेसाइज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास अमाइनो एसिड्स का एक चार्ट होता है। 26 अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसके अंदर से 20 मोस्ट कॉमन होते हैं, 6 स्पेशल टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं। 20 को हम 10 में डिवाइड करते हैं, 10 इसेंशियल होता है, 10 नॉन इसेंशियल होता है। इसेंशियल यानी जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती हम अपने डाइट के थ्रू लेते हैं, और नॉन इसेंशियल जो हमारी बॉडी खुद ब खुद सिंथेसाइज कर लेती है, हमें उसे बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब जो 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो हमारे पास 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसमें एक ट्रिक बताती हूँ, आप उस ट्रिक से इसको याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो ट्रिक क्या है, PVT TIM टिम HALL PVT टिम हॉल। ठीक है, PVT टिम हॉल करके हम इसको जो 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती डाइट के थ्रू लेने होते हैं, वो होते हैं कौन कौन से होते हैं, इसका नाम देखो P से क्या होगा, P से होगा फिनाइल एडेनिन। V से क्या होगा, वैलीन। T से क्या होगा, थ्रियोनिन। T से क्या होगा, थ्रियोनाइन। ठीक है, PVT इस वाले T से क्या होगा, ट्रिप्टोसीन। I से क्या होगा, आइसोलूसीन। M से क्या होगा, M से होगा मिथायोनीन। H से क्या होगा, हिस्टिडीन। A से क्या होगा, आर्जिनिन। ठीक है, L से क्या होगा, L से होगा ल्यूसीन, और इस वाले L से होगा लाइसिन। ठीक है, अब ये इनके नाम हैं, फिनाइल एडेनिन, वैलीन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोसीन, आइसोलूसीन, मिथायोनीन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लूसीन, लाइसिन। ठीक है, अब इनको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे शॉर्ट में इसको क्या लिख देंगे, PHE लिखा मिल सकता है हमें, उसका मतलब होगा फिनाइल एडेनिन।
वैलीन को VAL लिखा मिल सकता है हमें, वैलीन। थ्रियोसिन में हमें THR लिखा मिल सकता है। ट्रिप्टोसिन में TRP लिखा मिल सकता है, ठीक है। और आइसोलूसिन के अंदर ILU मिल सकता है, ठीक है। मिथोनिन के अंदर मिथ लिखा मिल सकता है हमें। सिमिलर तरीके से हिस्टिडीन को क्या लिख सकते हैं, हिस्टिडीन को क्या मिल सकता है, हिस मिल सकता है हमें लिखा हुआ। आर्जिनिन ARG लिखा हुआ मिल सकता है। ल्यूसीन LEU और लाइसिन LYS, ठीक है। तो शॉर्ट में भी हमें ऐसे लिखे हुए मिल सकते हैं ये, ठीक है। तो ये मेरा पूरा हो गया किसके बारे में, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ठीक है। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के बारे में इसमें मैंने कंप्लीट बता दिया कि कैसे कैसे इसके अंदर होगा। मेनली तो इसके अंदर इतनी चीज़ें हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड के अंदर पाया जाएगा। अगर कार्बोहाइड्रेट में हम जैसे रेफरेंस कंपाउंड ग्लिसरॉल्डिहाइड लेते हैं, तो OH अगर लेफ्ट में होगा, OH अगर लेफ्ट में होगा तो L होगा, अगर OH राइट में है तो D होगा। अगर एक से ज़्यादा कार्बन है तो ऑलवेज वी चेक सेकंड लास्ट कार्बन। If on second last carbon OH is having on right side, so it was D configuration, and if OH has a left side, then it was alpha configuration. After then हम अल्फा अमाइनो एसिड्स पे चलते हैं। अल्फा अमाइनो एसिड्स के अंदर जो हमारा रेफरेंस कंपाउंड होता है वो सीरीन होता है। सीरीन के अंदर R की जगह हम CH2OH ग्रुप को अटैच करते हैं। वहाँ पे भी क्या होगा, अगर हमारा इफ आवर NH2 इज प्रेजेंट ऑन right side, then it was D, and if it was present in left side, then it was L configuration. ये होता है पूरा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ठीक है। यहाँ तक कि अगर किसी को भी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मैंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया था एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के बारे में। तो अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब हमने रिलेटिव कंप्लीट कर लिया, अब हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, नाम से पता लग रहा है, मैंने पहले भी बोला कि नाम के अंदर ही होता है इनका एब्सोल्यूट, मतलब बिल्कुल एब्सोल्यूट होगा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो RS नोमेनक्लेचर का यूज़ करते हैं। R होगा या फिर वो S होगा, RS नोमेनक्लेचर देखते हैं हम इसके अंदर। जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है ये एज़ कम्पेयर टू रिलेटिव थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर हमने किसी भी प्रकार की कोई कंडीशंस वगैरह नहीं होती, बट इसके अंदर हमारे पास कुछ कंडीशंस भी होंगी। इसके अंदर कैसे हम, इसके अंदर प्रायोरिटी नाम भी आएगा कि फिर हम देखेंगे कि कैसे हम किसी मॉलिक्यूल को प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद जाके कहीं इसके एग्जांपल्स आएंगे, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो पहले हम थ्योरी पार्ट कंप्लीट करते हैं इसका। सो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने RS नोमेनक्लेचर यूज़ किया है, जहाँ पे R का मतलब होता है रेक्टुअल, ठीक है, और S का मतलब होता है सिनिस्टर। R का मतलब, और वहाँ पे जो हमने DL पढ़ा है, D का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जो हमने यहाँ पे D पढ़ा है इसका मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और L का मतलब होता है लीवो रोटेटरी, ठीक है। इसी तरह यहाँ से हमने RS पढ़ेंगे तो R का मतलब होता है रेक्टुअल, और सिनिस्टर का मतलब होता है S का मतलब होता है सिनिस्टर। रेक्टुअल यानी राइट हैंडेड, इसको हम राइट हैंडेड, और सिनिस्टर यानी लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। ये होता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। RS रेक्टुअल राइट हैंडेड और सिनिस्टर लेफ्ट हैंडेड। अब यहाँ पे देखो इसकी कुछ कंडीशंस हैं, यहाँ पे इसकी कुछ कंडीशन है। एब्सोल्यूट RS नोमेनक्लेचर करने के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। सबसे फर्स्ट वाली कंडीशन क्या है कि हमें RS अगर करना है तो हमें कोई भी मॉलिक्यूल जो गिवन होगा उसके अंदर एसिमेट्रिक सेंटर को फाइंड आउट करना होगा। RS नोमेनक्लेचर के लिए RS इज डन ऑन एसिमेट्रिक सेंटर।
तो सबसे फर्स्ट काम जो होगा हमारा आरएस करने के लिए, सबसे पहले हमें एसिमेट्रिक सेंटर फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। और एसिमेट्रिक सेंटर क्या होता है ये मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में बताया था, तो आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं कि कैसे हम एसिमेट्रिक सेंटर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आरएस हमेशा उसी पोजीशन पे होगा जहाँ पे एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट होता है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, एसिमेट्रिक सेंटर वो होता है जहाँ पे मेरे जिस कार्बन से अटैच जो एटम है अगर वो सारे डिफरेंट हो तो वो सेंटर हमारा कहलाता है सिमेट्रिक सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमेशा एसिमेट्रिक सेंटर फाइंड आउट करेंगे और एसिमेट्रिक सेंटर पे ही क्या होता है, आरएस नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है। ये होगी इसकी कंडीशन। एक इसके अंदर हमेशा जो हम करेंगे, जो इसके अंदर आरएस करेंगे उसके अंदर या तो हम फिशर लेंगे, फिशर और वेज रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी गिवन ऑन एसिमेट्रिक सेंटर। इसका मतलब क्या है कि फिशर और जो वेज रिप्रेजेंटेशन है वो मस्ट बी गिवन ऑन एसिमेट्रिक सेंटर। जो भी हम एसिमेट्रिक सेंटर फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमें कोई एक मॉलिक्यूल मिला, उस मॉलिक्यूल में हमें आरएस करना है, आरएस करने के लिए हम उसमें सबसे पहले एसिमेट्रिक सेंटर फाइंड आउट करेंगे। तो जो एसिमेट्रिक सेंटर हमारा निकलेगा उस एसिमेट्रिक सेंटर पे या तो फिशर होना चाहिए, कोई भी फिशर वाली रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, या वहाँ पे वेज वाली रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये भी हम कंडीशन के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर इतना ही, कंडीशंस के अंदर इतना ही। अब हम बात करते हैं मेथड कि कैसे हम मेथड यूज़ करेंगे इसके लिए। कंडीशन होने के बाद हम बात करते हैं मेथड्स की, ठीक है, मेथड्स की। इसके अंदर क्या होगा, हमने सबसे पहला जो मेथड तो वो तो यही होगा कि हमें सबसे पहले एसिमेट्रिक सेंटर फाइंड आउट करो, एसिमेट्रिक सेंटर फाइंड आउट इन द मॉलिक्यूल। सेकंड पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट होगा एसिमेट्रिक सेंटर फाइंड आउट करेंगे, सेकंड पॉइंट क्या करेंगे, उस एसिमेट्रिक सेंटर के करस्पॉन्डिंग प्रायोरिटी देंगे, PRIORIT प्रायोरिटीज आर given to the different groups present on asymmetric center। क्या ये मतलब कि हमने एसिमेट्रिक सेंटर फाइंड आउट किया, वहाँ पे फिशर या कोई वेज रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, उसके अंदर वो जो कार्बन होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो 4 एटम अटैच होंगे ना, उन चारों एटम को हम क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे, यानी कौन सबसे पहला आएगा कौन सबसे बाद में आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे तो देखो यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे मेरे पास है कार्बन, जैसे मैंने प्रायोरिटी कैसे दे दी, 1 2 3 4, क्योंकि जैसे कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बनाएगा, जैसे मैंने इधर 1 2 3 4 ऐसे प्रायोरिटी दूंगी। तो जिसको 1 प्रायोरिटी मिलेगी वो क्या होगा, हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी उसका, जो जिसका नंबर 1 होगा उसका मतलब क्या है, उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। और जिसके अंदर 4 रिप्रेजेंट करेगा लोवेस्ट प्रायोरिटी, 4 किसको, 1 रिप्रेजेंट करेगा हाईएस्ट प्रायोरिटी को, 4th रिप्रेजेंट करेगा लोवेस्ट प्रायोरिटी को, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे रोटेशन की। जैसे मेरा पास 1 2 और 3 4th ग्रुप के रेस्पेक्ट में मेरे को बताना है कि 4th ग्रुप की कैसे क्या होगा। तो देखो, अगर मैं इस तरफ चलूँ, अगर मेरा ये वाला रोटेशन है 4th ग्रुप के करस्पॉन्डिंग, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये मेरा होगा क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर मैं इस तरीके से चलती हूँ तो ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है ना,
घड़ी कैसे चलती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर चलती है, ऐसे चलेगी। तो ये वाला जो रोटेशन होगा ऐसे वाला, ये होगा क्लॉकवाइज। और जो ये वाला रोटेशन होता है उल्टा, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब इसको करने से पहले जो हमने ये वाला पढ़ा है प्रायोरिटी देना, तो प्रायोरिटी जो देते हैं हम वो बहुत सारे अलग अलग मतलब अलग अलग, जैसे उसके अंदर डुप्लीकेशन भी होता है, ट्रिप्लीकेशन भी होता है। तो ये सब कैसे होता है, पहले हम प्रायोरिटी को क्लियर करते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले प्रायोरिटी सीक्वेंस कि प्रायोरिटी कैसे देंगे हम। जैसे 4 ग्रुप अटैच हैं, तो हमें क्या पता कि हम सबसे पहले इसको देंगे या इसको देंगे, तो उसके बारे में यहाँ पे। तो जो प्रायोरिटी सीक्वेंस है वो किसके अकॉर्डिंग दिया गया था, CIP रूल के अकॉर्डिंग। प्रायोरिटी इज गिवन अकॉर्डिंग टू CIP रूल। CIP एक साइंटिस्ट का नाम है, क्या है वो, चैन लैंगोल्ड प्रीलोग्स। चैन लैंगोल्ड प्रीलोग। ठीक है। प्रायोरिटी सीक्वेंस है वो CIP रूल के अकॉर्डिंग दिया गया था। इसके अंदर क्या होगा, प्रायोरिटी सीक्वेंस के अंदर जो सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा कि हम प्रायोरिटी सबसे पहले किसको देंगे, द एटम हैविंग हाईएस्ट एटॉमिक नंबर इज हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी। यानी जिस एटम के अंदर जिस भी एटम का एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा ना, सबसे पहले हम प्रायोरिटी उसी को देंगे। ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन कि हाईएस्ट एटॉमिक नंबर इज़ हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी। जैसे मेरे पास मैंने एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन सबसे पहले क्या करना है, अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले एसिमेट्रिक सेंटर फाइंड आउट करना है। एसिमेट्रिक सेंटर क्या होता है, जहाँ पे उस कार्बन के करस्पॉन्डिंग जो लगे हुए चारों एटम्स हैं उनकी पोजीशन क्या हो, डिफरेंट हो। तो यहाँ पे जो इस मिडल में जो कार्बन है, इस कार्बन पे इधर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी चारों कार्बन की जो पोजीशन है वो क्या है, डिफरेंट है। यानी ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एसिमेट्रिक सेंटर मिल गया हमें। ठीक है, मिल गया। सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट में हमने क्या देखा था कि उस एसिमेट्रिक सेंटर पे या तो कोई फिशर बने या कोई वेज बने। तो इस वाले एसिमेट्रिक सेंटर पे क्या बन रहा है, एक फिशर दिखाई दे रहा हमें, तो ये फिशर दूसरी कंडीशन फुलफिल हो गई। फिर बात आती थी थर्ड प्रायोरिटी देने की कि हम प्रायोरिटी कैसे दें, हम उसको प्रायोरिटी देंगे। फिर बात आई कैसे देंगे, तो हमने देखा कि प्रायोरिटी का सीक्वेंस CIP रूल ने बताया था। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा उसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो यानी अब हम इन्हें एटॉमिक नंबर बताएंगे सभी का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35, और आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। तो आयोडीन का सबसे ज़्यादा है 53, तो आयोडीन की प्रायोरिटी हो गई फर्स्ट। उसके बाद ब्रोमीन का दिखाई दे रहा है, तो ब्रोमीन की प्रायोरिटी सेकंड, क्लोरीन थर्ड, और फ्लोरीन फोर्थ। अब हमने प्रायोरिटी दे दी। अब हम यहाँ पे देखो इसको रोटेशन भी दे सकते हैं, क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा 1 से चलेंगे, ऐसे सीक्वेंस में चलेंगे 1 2 3 ऐसे रोटेशन होगा। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे रोटेशन नहीं बताऊँगी, अभी हम पहले प्रायोरिटी देना सीखेंगे। ये तो हमें नॉर्मल ऐसे बहुत सारे, इससे अगर यहाँ पे जैसे अलग अलग एग्जाम्पल होंगे उनके अंदर पहले प्रायोरिटी देना सीखेंगे अच्छे से, रोटेशन बाद की बात है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इसमें प्रायोरिटी दे दी हमने, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल कंपाउंड के अंदर। अगर हमारे पास कोई आइसोटोप आ जाए, इन केस ऑफ आइसोटोप, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे वो देखेंगे। इन केस ऑफ आइसोटोप, इन केस ऑफ आइसोटोप, तो
तो इन केस ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप वो होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम, आइसोटोप क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, उसे बोलते हैं आइसोटोप। ठीक है, आइसोटोप। इसके लिए रूल क्या होगा? इसके लिए रूल क्या है? अब रूल देखेंगे आइसोटोप के केस के अंदर रूल क्या होगा इसके अंदर। एक तो सबसे पहला तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर देखेंगे, अगर वहाँ से बात बनती है तो ठीक है। अगर आइसोटोप होगा तो इसके अंदर क्या करेंगे? इन केस ऑफ आइसोटोप, इन केस ऑफ आइसोटोप, द आइसोटोप हैविंग, द आइसोटोप हैविंग atomic mass, the isotope having higher atomic mass, higher atomic mass will get higher priority, higher priority। मतलब कि सबसे, अगर हमारे पास आइसोटोप प्रेजेंट है तो हम उस आइसोटोप के अंदर देखेंगे कि किसके पास सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास होगा, जिसका भी उसको हम क्या देंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे उसको। जिसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लिया, एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। इधर है क्लोरीन, इधर है मेरे पास OH, इधर भी मैंने ले लिया OH, इधर भी मैंने ले लिया क्लोरीन, लेकिन मैं उनको लेबल कर देती हूँ, आइसोटॉप्स को मैं लेबल कर देती हूँ। इसका एटॉमिक मास है 37, इसका एटॉमिक मास है 35। ठीक है, इसका एटॉमिक मास है उसको मैं कर देती हूँ 18, और इसका एटॉमिक मास जो है वो है इसको मैं 18। ठीक है, अब देखो इसको मैंने विदाउट लेबल करके छोड़ा हुआ है। ठीक है, विदाउट लेबल करके इसको मैंने ऐसे ही रख दिया। तो इसके अंदर क्या होगा? इन केस ऑफ आइसोटॉप, जिसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होगा, जिसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें इनका एटॉमिक नंबर भी लिख लो साथ के साथ। वैसे एटॉमिक नंबर की नीड नहीं है, बट फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इस वाले ये जो OH है ना, इसको भी अगर मैं लेबल कर दूँ, अगर इसको मैं लेबल कर दूँ, जैसे इस वाले को मैं लेबल कर दिया O18 और इस वाले को लेबल कर दो 12। ठीक है, तो एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा किसका दिखाई दे रहा है? फ्लोरीन 37 का एटॉमिक मास ज़्यादा, फर्स्ट प्रायोरिटी। इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेगी? इस वाले क्लोरीन को। थर्ड वाली प्रायोरिटी इस वाले हाइड्रोजन को, और फोर्थ इसको। क्यों क्यों मिली इनको ये प्रायोरिटी? क्योंकि इनका जो एटॉमिक मास था, एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा विल गेट सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, सेकंड रूल था ये प्रायोरिटी देने का सेकंड रूल था। फर्स्ट था नॉर्मल, हमें मॉलिक्यूल लिया था उसके अंदर प्रायोरिटी। दूसरा, अगर आइसोटोप आ जाए तो उसके केस में कैसा होगा? थर्ड आता है ग्रुपिंग एंड सेट्स, ग्रुपिंग और सेट्स। इसके अंदर कैसे क्या होगा? इसके अंदर देखो, एग्जाम्पल ले लिया मैंने यहाँ पे, एग्जाम्पल ले लिया CH2 CH3 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 C CH3 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 CH2 S H। ठीक है, इस केस के अंदर क्या होगा? अगर हमें इनके अंदर प्रायोरिटी देनी होगी, कौन से को हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम ग्रुप्स बनाएंगे और सेट्स बनाएंगे और उनके अकॉर्डिंग बताएंगे। चलो कैसे बताएंगे, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला काम क्या था कि हमें कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर फाइंड आउट करना है जहाँ पे चारों जो बॉन्ड है वो डिफरेंट हो। तो ये एसिमेट्रिक सेंटर हो गया, चारों तरफ क्या है? अलग अलग ग्रुप्स अटैच है। सेकंड पॉइंट क्या था कि हमें देखना था वहाँ कोई फिशर बनता है, कोई वेज बनती है। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है फिशर बन रहा है, फिशर की यही रिप्रेजेंटेशन होती है। हो गया। उसके बाद देखते हैं हम सबसे जो डायरेक्ट कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन है उसका, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है,
उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, तो इधर चले तो इधर भी इस कार्बन से अटैच मिला, इधर चले तो भी इस कार्बन से, इधर चले तो भी कार्बन, यहीं भी कार्बन, यानी ये रूल भी फेल हो गया। फिर पढ़ा आइसोटॉप। आइसोटॉप के अंदर देखा तो इसमें देखो किसी भी कार्बन को लेबल नहीं कर रखा, किसी पे भी हमने 18 12 नहीं लिख रखा, यानी कि ये रूल भी फेल हो गया। अब क्या करें? अब हम यहाँ पे ग्रुप्स और सेट्स बनाएंगे। ग्रुप और सेट्स कैसे बनते हैं अब हम आपको वो सिखाएंगे। इट्स अ वेरी सिंपल। सो देखो इधर क्या है, ये वाला कार्बन इधर CH2 और CH3 से अटैच है, तो हम ये चेक करेंगे कि इस वाले कार्बन से जो डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन है वो डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन आगे किन से अटैच है। तो इस कार्बन के पास ये जो कार्बन है ये दो तो हाइड्रोजन से अटैच है, H2 यानी दो हाइड्रोजन और एक कार्बन से अटैच है। चलो भाई हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में, इधर आ जाओ। ये जो कार्बन है ये किस से अटैच है, एक तो हाइड्रोजन से अटैच है, एक तो हाइड्रोजन से अटैच है, और एक किससे, इस वाले कार्बन से अटैच है, और एक इस वाले कार्बन से अटैच है, इन दोनों से अटैच है। इधर चले, ये जो कार्बन है ये इधर इस कार्बन से अटैच है, इस वाले में इस कार्बन से, और इस वाले में इस कार्बन से। हो गया। इस वाले में क्या होगा, ये जो कार्बन है ये दो तो हाइड्रोजन से अटैच है और एक इस सल्फर से अटैच है। हमने सेट्स बना दिए अलग अलग कि जो कार्बन है वो किस किस से अटैच है, उसके बेस पे मैंने सेट्स बना दिए। चलो अब एटॉमिक नंबर देखते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 6 होता है। इधर हाइड्रोजन 1 6 6 6 6 6 1 1, और सल्फर का कितना होता है, सल्फर का होता है 16 16। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे, 16 दिखाई दे रहा है ना। तो 16 को क्या मिल गई, फर्स्ट प्रायोरिटी मिल गई यहाँ पे, फर्स्ट प्रायोरिटी इस ग्रुप की, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है। अब देखो फिर एटॉमिक नंबर देखो, ये 3 बचे, देखो इधर तो सारे क्या है 6 6 6, मतलब तीनों कार्बन है। इधर क्या है 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन, तो इसके बाद हाईएस्ट प्रायोरिटी इसको मिलनी चाहिए ना, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, तो सेकंड प्रायोरिटी इसे मिल गई। थर्ड, इसमें 2 कार्बन इसमें 1 कार्बन, तो थर्ड प्रायोरिटी किसको मिलेगी, थर्ड प्रायोरिटी इस ग्रुप को मिलेगी, तो थर्ड प्रायोरिटी हमने इस ग्रुप को दे दी। फोर्थ प्रायोरिटी ये वाला ग्रुप होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना के भी क्या कर सकते हैं, उसको प्रायोरिटी दे सकते हैं। ये तो हो गया केस फर्स्ट। केस फर्स्ट कि इस वाले कार्बन से जो इस वाले कार्बन से जो नेक्स्ट जो एटम्स अटैच है वो क्या होंगे। अब यहाँ पे तो डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, अगर वो सेम आ जाए, सेम आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम एक स्टेप आगे और चलेंगे। कैसे चलेंगे, एक मिनट, हमें एक बार एक एग्जांपल और लेते हैं पहले ऐसा। एक मिनट इसको दोबारा समझ, ये आप एज एन असाइनमेंट समझो, आपके लिए ये क्वेश्चन कि कैसे हम इसके अंदर प्रायोरिटी देंगे, बट फिर भी मैं आपको इसका आंसर साथ के साथ बताऊंगी। जैसे हमने ये लिया, इधर है CH2 OH, CH2 SH, CH2 OH, इधर मैंने ले लिया CH2 NH2। सबसे पहले एसिमेट्रिक सेंटर, चारों कार्बन चारों बॉन्ड डिफरेंट है, एसिमेट्रिक है, फिशर बनेगा, वेज बनेगा, तो यहाँ पे मेरे को फिशर दिखाई दे रहा है, दूसरी कंडीशन फुलफिल। फिर एटॉमिक नंबर देखा कि सबसे ज़्यादा जिसका होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, तो इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो ये रूल भी फेल हो गया। उसके बाद पढ़ा था आइसोटॉप, तो इसमें मैंने किसी भी कार्बन को लेबल नहीं कर रखा, तो ये आइसोटॉप भी नहीं हुआ। उसके बाद क्या था, ग्रुपिंग और सेट्स बनाना, तो अब यही बचता है, तो चलो ग्रुपिंग सेट्स बनाओ। इस वाले कार्बन से ये कार्बन अटैच है, ये वाला कार्बन आगे किन से अटैच है, तो 2 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन। इधर आ जाओ, ये किससे अटैच है, ये 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। इधर आ जाओ, ये किससे अटैच है, ये है 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, क्योंकि देखो CH2 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, ये किससे अटैच है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अब देखो ये H हाइड्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन,
यानी ये तो अलग हो गए, लेकिन देखो ये दोनों सेम हो गए, दोनों सेम हो गए। तो हमें एक चीज़ पता लग रही है कि एक तो प्रायोरिटी इनमें से आएगी, ठीक है, चाहे ये 1 हो चाहे ये 1 हो या ये 2 हो 3 हो, ऐसे यानी एक तो ये बनेगा ग्रुप और एक ये वाला बनेगा। तो अब हम इस केस के अंदर क्या करेंगे, इस अगर हमारे पास ऐसा आ जाए कि 2 हाइड्रोजन और कार्बन हो, इधर 2 हाइड्रोजन और कार्बन हो, तो हम एक स्टेप और आगे चलेंगे। देखो हमने यहाँ तक कर लिया था, यहाँ तक क्या किया था हमने, यहाँ तक हमने कर लिया था कि हमने जो कार्बन से मतलब इस वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन अटैच था, हमने लिख लिया। अब जो ये वाला कार्बन है, इस वाले कार्बन से अब नेक्स्ट आगे क्या अटैच है वो देखेंगे। तो क्या है, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन अटैच है इस नेक्स्ट वाले से। यहाँ पे देखो, पहले रुको, इतना करने से पहले, इसको लिखने से पहले इनको प्रायोरिटी दे दो। ऑक्सीजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। तो यानी फर्स्ट प्रायोरिटी तो इसको मिल गई, सेकंड प्रायोरिटी इसको मिल गई, क्योंकि हमारा फर्स्ट रूल ये बोलता है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। तो इनके कम इसको 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 भूल जाओ, अभी इसको इस नीचे वाले को भूल जाओ। इनके कंपैरिजन में अगर मैं देखूं तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसको मिलेगी, इसको मिलेगी। तो A1 और 2 प्रायोरिटी तो हो गई, अब 3 4 इनमें से होगी, कौन सी होगी वो देखेंगे। तो मैंने यहाँ क्या बोला कि इस वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एक कार्बन अटैच था, ये लिख दिया था। इस वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन अटैच था, वो लिख दिया। दोनों सेम हो गई तो हम और स्टेप आगे चले। इस वाले कार्बन के साथ क्या अटैच है, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन अटैच है। तो सिमिलर तरीके से इस वाले कार्बन के साथ क्या है, 2 हाइड्रोजन और एक सल्फर अटैच है, ठीक है। अब प्रायोरिटी देंगे, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो उस केस के अंदर थर्ड प्रायोरिटी किसको मिलेगी, थर्ड प्रायोरिटी इस ग्रुप को मिलेगी, थर्ड। और फोर्थ प्रायोरिटी इसको मिलेगी। अब आप लोग ये बोलोगे कि यहाँ पे तो ऑक्सीजन 8 है और यहाँ पे देखो सल्फर 16 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 8 है, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी ना, क्योंकि सल्फर 16 है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल ऑफ प्रायोरिटी, द एटम विल विच वॉज हैविंग हाइएस्ट एटॉमिक नंबर विच इट विल गेट हाइएस्ट प्रायोरिटी। और ये तो क्या था, हमने एक बार सेट बनाया, और जब पहली बार सेट बनाया तो अकॉर्डिंग टू पहली बार सेट बनाने से जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है पहले वो देंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पे नहीं हो पाया, तब हमने क्या किया, ये दोनों सेम आ, तब हम आगे चले थे, तब बाद में हमारे सल्फर आया था, इसलिए इसको थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी, ना कि इसको फर्स्ट मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से होगा ये। उसके बाद में जैसे हम फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, इधर मैंने ले लिया CH2 CH CH3 CH3 CH2 NH2, C के साथ CH3 CH3 CH3, यहाँ मैंने ले लिया CH2 CH2OH। मैं बार बार एक ही चीज़ को क्यों रिपीट करती हूँ, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल बताया, मैं सीधा बता देती हूँ यहाँ पे एक हाइड्रोजन मतलब सीधा ग्रुप बना दूँ। लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं बताती, मैं दोबारा से सारी चीज़ें क्यों रिपीट करती हूँ कि फर्स्ट रूल ये था फिर ये था, ताकि आप जब आप एक चीज़ को बार बार सुनते हो तो क्या होता है, आपके अच्छे से माइंड के अंदर सेट हो जाती है, एक सीक्वेंस बन जाता है, नोट्स एज अ नोट्स आपके वो हर एक पॉइंट आपको याद रहता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं डायरेक्ट ऐसे ग्रुप भी बना सकती हूँ, ये कार्बन है 2 हाइड्रोजन होंगे 1 कार्बन होंगे, लेकिन मैं हर एक पॉइंट को दोबारा रिपीट करती हूँ ताकि वो आपके माइंड के अंदर अच्छे से सेट हो पाए, ठीक है। तो देखो ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए, इसमें देखो इस एग्जाम्पल के अंदर क्या है, सबसे पहले वही हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि एसिमेट्रिक सेंटर है, चारों ग्रुप अलग हैं, कंडीशन फुलफिल हो रही है। फिर देखेंगे कि फिशर बनता है, वेज बनता है, तो फिशर बन रहा है, दूसरी कंडीशन फुलफिल हो गई। उसके बाद क्या देखना था हमें कि हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है, तो दोनों तरफ देखा, सब तरफ कार्बन था, ये रूल भी फेल हो गया।
उसके बाद देखा आइसोटॉप्स के बारे में, तो किसी को भी मैंने लेबल नहीं कर रखा, यानी आइसोटोप का रूल भी फेल हो गया। उसके बाद ग्रुपिंग और सेट्स का नंबर आता है। चलो अब सेट्स बनाते हैं। ये कार्बन 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से अटैच है। ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से अटैच है। ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन से अटैच है। ये वाला कार्बन तीनों कार्बन से अटैच है। एटॉमिक नंबर दो 1 1। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसको दे दो 6 1 1 6। नाइट्रोजन का होता है 7 6 6 6। सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर जिसका, उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दे दो। यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, 7 सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, फर्स्ट प्रायोरिटी दे दो। आँख बंद करके इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दो। फर्स्ट प्रायोरिटी तो हो गई। उसके बाद देखो सेकंड प्रायोरिटी किसे देंगे हम। सेकंड प्रायोरिटी अब हम किसे देंगे? हमें यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? इधर तीनों कार्बन है, यानी सबका एटॉमिक नंबर 6 6 6। यहाँ पे एक का एटॉमिक नंबर 6 है, यहाँ पे भी एक का एटॉमिक नंबर, यानी सेकंड प्रायोरिटी किसकी तरफ जा रही है? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, तीनों कार्बन है, तो इनको दे दी मैंने सेकंड प्रायोरिटी, इसको मिल गई। थर्ड प्रायोरिटी किसे मिलेगी? अब आती है यहाँ पे देखो, दोनों हाइड्रोजन एक कार्बन, दोनों हाइड्रोजन एक कार्बन, तो और आगे चल लो, और आगे चलो, और आगे चले। जब क्या हुआ, इधर ये वाला जो कार्बन था, ये 2 तो हाइड्रोजन से अटैच है और 1 ऑक्सीजन से अटैच है। इधर देखो, इधर क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है ये 1 हाइड्रोजन और 2 कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है। एटॉमिक नंबर दो 1, कार्बन का 6 6 1 1 8। तो यानी इस केस के अंदर थर्ड प्रायोरिटी कहाँ जानी चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग? एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा, प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, यहाँ पे 8 एटॉमिक नंबर आ रहा है, यहाँ पे 6 एटॉमिक नंबर आ रहा है, कार्बन का 6, तो 8 ज़्यादा है 6 ज़्यादा? 8 ज़्यादा। तो थर्ड प्रायोरिटी ये ले गया, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इसको मिलेगी। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर उसकी प्रायोरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, एक मैं आपको ना इसके अंदर एक आइसोटॉप का भी लेके चलते हैं, आइसोटॉप का एग्जांपल लेके चलते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं अगर मैं आपको 10 मिनट की वीडियो के अंदर पूरा समझा दूँ, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो आपको वीडियो लंबा ज़रूर है, बट आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखो, एक मैंने आइसोटॉप के केस के अंदर ले लिया, आइसोटॉप के केस के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे लिया CH CH3 CH3 C CH3 CH3 CH3। ये जो मैं बार ये लिखती हूँ ना मैं C, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, कार्बन दिस वन। इसका मतलब क्या होता है? ये जो 3 मैंने डैश लगा के ऐसे छोड़ दिए, इसका मतलब है कि इसके आगे 3 CH3 लगे हुए हैं ऐसे। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, जैसे CH2 ये होता, कार्बन इधर ये करके छोड़ दिया मैंने। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है CH2 और कार्बन, ये होता है इस चीज़ का मतलब। तो मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने ऐसे कर दिया, इधर मैंने लगा दिया CH3, यहाँ लगा दिया मैंने CH2 और CH3। अब मैंने यहाँ पे कार्बन को लेबल कर दिया, ये मान लिया मैंने 14, ये वाला कार्बन मैंने ले लिए 13, और इधर वाले कार्बन मैंने कुछ भी नहीं लिया, इधर तीनों हाइड्रोजन है। अब देखो, अब चलते हैं, अब कैसे करेंगे भाई? अब की बार तो मैंने इनको लेबल कर दिया, तो मैं फिर से देखो, मैं सारी बातें रिपीट करती हूँ। फर्स्ट पॉइंट, एसिमेट्रिक सेंटर फाइंड आउट करेंगे, तो एसिमेट्रिक सेंटर है, चारों जो बॉन्ड है वो डिफरेंट है। फिशर बनता है, वेज बनता है, फिशर बनता है, दिखाई दे रहा है। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, इधर चले कार्बन, सारे तरफ कार्बन है, रूल फेल। सेकंड आया आइसोटॉप का रूल, आइसोटॉप में क्या होगा? आइसोटॉप का रूल फेल नहीं होगा, क्योंकि अब की बार मैंने जो कार्बन है उनको लेबल कर दिया, तो जो उसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा, उसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी। अब मैंने इस कार्बन को लेबल नहीं किया, अगर मैं कभी किसी कार्बन को लेबल ना करूं और बाकी के बचे हुए सारे कार्बन्स को लेबल कर दूं,
तो जो अनलेबल्ड कार्बन है उसकी जो नेचुरल अबेंडेंस होती है, मैं यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन कर देती हूँ कि नेचुरल अबेंडेंस, अगर कोई कार्बन लेबल नहीं है तो आप उसको 12 लेके चलो, 12 कार्बन, और इसकी जो नेचुरल अबेंडेंस होती है वो 98.9% होती है, यानी सबसे ज़्यादा नेचुरल अबेंडेंस होती है। 13th कार्बन की जो होती है वो 1.1% होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर देखो अब हम करते हैं, अब ग्रुप्स बनाओ सबसे पहला काम ही हमारा ग्रुप्स बनाने का होगा। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे ये जो कार्बन है ये 2 तो हाइड्रोजन से अटैच है और एक कार्बन से अटैच है जो जिसको हमने 14th लेबल किया हुआ है, ठीक है। इधर क्या है, इधर वाले में मैंने यहाँ पे क्या लिया, ये जो कार्बन है ये एक तो हाइड्रोजन से अटैच है, ठीक है, और 2 कार्बन से अटैच है, और दोनों कार्बन को मैंने 13th लेबल किया हुआ है, ठीक है। इधर जो कार्बन है ये आगे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, और मैंने बताया कि अगर कार्बन पे कुछ भी नहीं है, अगर हम उसको आइसोटॉप के केस में लेना है तो हम उसको मान के चलेंगे कि वो 12th आइसोटॉप होगा उसका। तो ये सारे 12 हो गए, ठीक है। इधर ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो एक चीज़ तो यहाँ से देखो डायरेक्ट पता चल रही है, 4th लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ से, कौन सा होगा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, ये वाला होगा 4th ग्रुप, दिखाई दे रहा है, तीनों हाइड्रोजन है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर। अब देखो मैंने बोला इसके अंदर तीनों कार्बन है, इसके अंदर 2 कार्बन है, इसके अंदर 1 कार्बन है। तो मैंने अभी ये बोला कि जो 12th कार्बन होता है उसकी नेचुरल अबेंडेंस सबसे ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा होगी तो हाईएस्ट प्रायोरिटी भी किसको मिलेगी, जिसकी अबेंडेंस ज़्यादा होगी। तो इस वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी मिल गई, ठीक है। बची सेकंड प्रायोरिटी। अब यहाँ पे देखो 2 कार्बन का 13 है, यहाँ पे 1 कार्बन का 14 है, तो एक्चुअल सी बात है 14 जो है वो ज़्यादा है ना, 14 जो है एटॉमिक मास ज़्यादा है कार्बन का इधर वाले का, तो थर्ड प्रायोरिटी यहाँ जाएगी, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप सेकंड प्रायोरिटी, एक मिनट रुको, फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई, सेकंड प्रायोरिटी जो जाएगी वो जाएगी इस वाले पे, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है जो 13th लेबल है, तो सेकंड प्रायोरिटी यहाँ जाएगी और हमारी थर्ड प्रायोरिटी यहाँ जाएगी। तो इस तरह से हम इन केस ऑफ लेबल्ड कार्बन के केस में हम इस तरह से क्या करेंगे, उसको प्रायोरिटीज़ देंगे। अब इसके अंदर है ना एक केस और आता है, वो केस, उस केस के अंदर क्या होता है, या तो डुप्लीकेशन और ट्रिप्लीकेशन, इसको समझते हैं हम। अब डुप्लीकेशन ट्रिप्लीकेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, तो हम एक एक करके इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जो एग्जांपल्स होंगे ना वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगी, ठीक है। तो आज तो मैं आपको इसके अंदर सिर्फ इसका थ्योरी पार्ट जितना भी है वो कंप्लीट करवा देती हूँ, बाकी का बचा हुआ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओनली डुप्लीकेशन के बारे में कि डुप्लीकेशन क्या होता है। इफ़ बॉन्ड अटैच थ्रू डबल बॉन्ड, जैसे कि ये है C डबल बॉन्ड O, ये है, ठीक है। ये कार्बन है, ये कार्बन क्या कर रहा है, ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, यानी डुप्लीकेशन हो रहा है इस कार्बन का। यह कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब यह कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, और ऑक्सीजन 2 कार्बन के साथ जुड़ा है। डुप्लीकेशन के अंदर मतलब क्या होता है, डुप्लीकेशन के अंदर इसका मतलब क्या हो कि ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है, ये कार्बन आगे, ये इसे दिखाई नहीं दे रहा तो ये देखो ऐसे है, ये जो कार्बन है ये 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है,
और ये जो ऑक्सीजन है ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो ऐसे लिख दूँ, ये जो कार्बन है ये 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ। और ये जो ऑक्सीजन है ये 2 कार्बन से, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ। तो इसका डुप्लीकेशन हो गया, इसका डुप्लीकेशन क्या हो गया, ये हो गया। कैसे कि ये जो कार्बन था ये आगे 2 ऑक्सीजन से अटैच था, तो ये कार्बन देखो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन से अटैच है। ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन 2 कार्बन से अटैच है, तो मैंने यहाँ पे ये ऑक्सीजन ये 2 कार्बन से अटैच है, तो यानी इसका क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, डुप्लीकेशन कर दिया। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं इसके अंदर, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के से ना सारे डाउट क्लियर्स हो जाते हैं, अच्छे से समझ भी आता है। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है C डबल बॉन्ड OH CH2OH, इधर मैंने ले लिया CH, इधर कार्बन, इधर CH3 ले लिया, यानी इधर क्या ले लिया मैंने C डबल बॉन्ड O और यहाँ मैंने ले लिया CH3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब मेरे को डबल बॉन्ड दिखाई दे गए ना, तो डबल बॉन्ड दिखाई दे गए इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डुप्लीकेशन करेंगे। डुप्लीकेशन करेंगे तो डुप्लीकेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम किया हमने इसका डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन करने से जो स्ट्रक्चर बना पहले हम वो स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो बनाओ, देखो मैं यहाँ पे बनाती हूँ उसको थोड़ा अच्छे से समझ आए। ये तो एज इट इज़ कोई डुप्लीकेशन करने की नीड नहीं है, इस वाले के अंदर भी कोई डुप्लीकेशन करने की नीड नहीं है। CH कार्बन CH3, यानी डुप्लीकेशन यहाँ होगा और यहाँ होगा जहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब देखो ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, यानी ये आगे ये कार्बन है ये 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच है। ठीक है, तो ये जो कार्बन था ये 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो मैं 1 ऑक्सीजन ऐसे लिख दूँ, 1 ऑक्सीजन ऐसे लिख दूँ। और ये ऑक्सीजन भी 2 कार्बन से अटैच है, तो 1 ऑक्सीजन तो अटैच हो गया, एक और अटैच कर दूँ कार्बन से, यानी इसका मैंने डुप्लीकेशन कर दिया। ठीक है, इसका मैंने क्या कर दिया, डुप्लीकेशन कर दिया इसका। अब बात करते हैं हम इधर वाले की C डबल बॉन्ड O CH3 की। तो ये कार्बन आगे 2 ऑक्सीजन से अटैच है। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है ये भी 2 कार्बन से, तो मैं ऐसे लिख दूँ, इधर क्या है मेरे पास CH3 हो गया, डुप्लीकेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ग्रुपिंग सेट्स बनाएंगे, इसके सेट्स बनाओ सेट्स कैसे बनाओगे। ये जो कार्बन है ये इस ऑक्सीजन से अटैच है, एक इधर ऑक्सीजन से अटैच है और इधर ये हाइड्रोजन से अटैच था। ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन था ना, ये हाइड्रोजन था। तो मैंने यहाँ पे सेट्स बनाए तो क्या बनाए, ये जो कार्बन है ये एक ऑक्सीजन से, इधर एक ऑक्सीजन से और एक हाइड्रोजन से अटैच है। इधर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इधर 1 हाइड्रोजन और 2 कार्बन, इधर ये जो कार्बन है 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन से। एटॉमिक नंबर देखो सभी का एटॉमिक नंबर चेक करो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 8 8 1 1 1 8 1 6 6 8 8 6। मैंने क्या बोला था कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर उसको मिलेगा जिसकी हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होगा। तो यहाँ पे देखो मेरे को दोनों ऑक्सीजन कार्बन, दोनों ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो दोनों ऑक्सीजन देखो 8 8 तो दोनों के अंदर है, लेकिन उससे आगे चले तो इसमें कार्बन 6 है, इसमें हाइड्रोजन 1 है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलनी चाहिए ना, तो इसको मिल गई फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, उसके बाद सेकंड किसको मिलेगी, यहाँ पे देखो 2 8 है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 6 है, तो सेकंड प्रायोरिटी इसको मिलनी चाहिए, इसको मिल गई 2। थर्ड प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए, एटॉमिक नंबर देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 6 है, कार्बन का 6 है, लेकिन देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 8 है, यानी 8 ज़्यादा है, तो थर्ड प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको मिलेगी। फोर्थ प्रायोरिटी इसको मिलेगी। इस तरीके से अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है,
और भी होंगे इसके अंदर एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, वो आपको खुद करना है, एज एन असाइनमेंट है। अगर नहीं समझ आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O O Pt। इधर क्या है मेरे पास, C डबल बॉन्ड O NH2, इधर है C डबल बॉन्ड O H। ये क्वेश्चन आपके लिए एज एन असाइनमेंट है डुप्लीकेशन के अंदर, तो आप इसको सोल्व करिए। मैं आपको प्रायोरिटी बता देती हूँ कौन सी आएगी। अगर आपकी सही आए तो आप मैच कर लेना। इसकी आएगी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसकी आएगी सेकंड प्रायोरिटी, इसको मिलेगी थर्ड प्रायोरिटी, इसको मिलेगी फोर्थ प्रायोरिटी। तो सबसे पहले आप डुप्लीकेशन करना और उसके बाद में इसको सॉल्व करना, ठीक है, तब आपका आंसर ठीक आएगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिप्लीकेशन की। ट्रिप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है, ट्रिप्लीकेशन की बात करेंगे अब हम। ट्रिप्लीकेशन नाम से पता चल रहा है, यानी वहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। जैसे कि CN के अंदर होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, ऐसे बनाते हैं ना C ट्रिपल बॉन्ड। तब ट्रिप्लीकेशन के अंदर क्या होगा, जैसे मेरे पास ट्रिप्लीकेशन का मतलब क्या होगा, ये जो कार्बन है ना, ये आगे 3 नाइट्रोजन से अटैच है, और ये जो नाइट्रोजन है ये भी किससे अटैच है, 3 कार्बन से। तो अगर मैं इसका लिखूँ कि ये जो कार्बन है ये किससे अटैच है, ये कार्बन 3 नाइट्रोजन से अटैच है। तो 1 2 और 3, 3 नाइट्रोजन हो गए। फिर क्या है कि ये नाइट्रोजन भी 3 कार्बन से अटैच है। ये नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच है, तो इसको कैसे अटैच करूँ, एक कार्बन तो ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया, और तीसरा कार्बन ये हो गया। यानी ये जो कार्बन था ये 3 नाइट्रोजन से अटैच है, ये नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये होता है ट्रिप्लीकेशन। इस तरीके से हम इसके अंदर ट्रिप्लीकेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। यहाँ पे मैंने ले लिया C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ मैंने लिया C, इसमें मैंने C ट्रिपल बॉन्ड H लिया, यहाँ पे मैंने CH2CH3 ले लिया, यहाँ पे मैंने CO यानी C डबल बॉन्ड O CH3 ले लिया, इधर ले लिया मैंने C डबल बॉन्ड O OH। इसका क्या करें, हम ट्रिप्लीकेशन करना है, यानी इस ट्रिपल बॉन्ड को खोलना है हमें यहाँ पे। तो ट्रिपल बॉन्ड को कैसे खोलेंगे, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O C है, इसको ऐसे नहीं लेके चलेंगे, इसको यहाँ पे लेके चलेंगे COCH3 की फॉर्म में, ठीक है, COCH3 की फॉर्म के अंदर। तो ट्रिप्लीकेशन करो इसका। ट्रिप्लीकेशन के केस के अंदर ही कुछ ऐसा बनेगा, ये कार्बन जो है ये आगे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 2 और 3 कार्बन से अटैच कर दिया। उसके बाद क्या है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, तो मैं इस वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ले लेती हूँ, और ये एक तो हाइड्रोजन से अटैच है, ठीक है, और 3 किससे है, पीछे दोबारा कार्बन से, तो एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, और एक कार्बन ये हो गया, इसका ट्रिप्लीकेशन हो गया। सिमिलर तरीके से यहाँ आ जाओ, इसमें यहाँ पे हम ट्रिपल का केस ले रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे भी देखो, ये इसको कुछ मत करो, CH2CH3 एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, COCH3 को हम कैसे लिख सकते हैं, COCH3 को CH3 ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, C डबल बॉन्ड OH को COOC। यहाँ पे डुप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ पे ट्रिप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। आगे किससे अटैच है, ये OH से। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे, ग्रुप सेट बनाएंगे। यहाँ पे जो सेट बनता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन का बनता है, यहाँ पे जो सेट बनता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तीनों ऑक्सीजन का बनता है। इधर 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन का बनेगा, और इधर किसका बनेगा, तीनों कार्बन का बनेगा। सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी हमें दिखाई दे रही है, सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी ये वाली होगी, क्योंकि इसमें एक कार्बन है, उसके साथ जो 2 अटैच हैं वो दोनों हाइड्रोजन है, यानी कि फोर्थ प्रायोरिटी तो किसकी होगी, इसकी होगी। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, कार्बन का 6, 8 8 8 6 6 6। फर्स्ट प्रायोरिटी कहाँ जाएगी, यहाँ पे तीनों 8 है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसके पास, सेकंड प्रायोरिटी इसके पास, थर्ड प्रायोरिटी इसके पास, और फोर्थ प्रायोरिटी किसके पास जाएगी, इस वाले के पास। तो ऐसे हम ट्रिप्लीकेशन करके फिर सेट्स बना के और उसमें हम नंबरिंग कर सकते हैं कि किसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी,
ठीक है, ये तो था प्रायोरिटी का वाला रूल। फिर क्या है, सिक्स्थ रूल जो आता है वो आता है सिस ट्रांस का, कि सिस की प्रायोरिटी हमेशा ज़्यादा होगी ट्रांस से। सिस को हम जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्रांस को ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमेशा सिस की प्रायोरिटी एज़ कम्पेयर टू ट्रांस ज़्यादा होगी। उसके बाद नेक्स्ट में है, जैसे हमने प्रायोरिटी देने के बाद हम आर एस करेंगे, बस अब कुछ नहीं करना। अब हमें बस प्रायोरिटी दे दी, उसके बाद हमें रोटेशंस देखने हैं, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो उसके अंदर क्या होगा कि जो आर होगा, आर की जो प्रायोरिटी है वो हमेशा ज़्यादा होगी एस की प्रायोरिटी से। ठीक है, जैसे आर आर हुआ तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी एस एस से एज़ कम्पेयर टू आर एस, ये उसके अंदर सीक्वेंस होगा। ठीक है, अब हम आर एस, जो मैं हर बार बात बोल रही थी कि हम जो आर एस है जहाँ पे हमने एसिमेट्रिक सेंटर बनाया था, हम उस पोजीशन पे देख रहे थे कि वहाँ पे हमारे पास वेज बनता है, फिशर बनता है। तो यानी जो प्रायोरिटी होगी जो वो उसके उस पोजीशन पे या तो कोई वेज बनेगा या फिर वहाँ पे क्या बनेगा, कोई भी फिशर बनेगा। तो जैसे इन केस ऑफ वेज आर एस इन वेज में क्या होगा, आर एस इन वेज। अब वेज बनता कैसे है, वेज में दो बॉन्ड तो कहाँ होते हैं, इन द प्लेन, एक होता है अबोव द प्लेन और एक होता है बिलो द प्लेन। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, जिसको हम डिवाइड करेंगे तीन कंडीशन के अंदर। पहली कंडीशन के अंदर जो मेरा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा, जिसको हम फोर्थ पोजीशन पे, वो अगर बिलो द प्लेन होगा। ठीक है, एक कंडीशन वो होगी जिसके अंदर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अबोव द प्लेन होगा, एक कंडीशन वो होगी जिसके अंदर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इन द प्लेन होगा। हाइड्रोजन फोर्थ प्रायोरिटी, यानी अगर मेरा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप या तो बिलो द प्लेन हो, ठीक है, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन, या फिर अबोव द प्लेन, या फिर वो हो इन द प्लेन। ठीक है, इन द प्लेन। तो जब भी हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन होगा, उसके करस्पॉन्डिंग, जैसे मेरे पास ये है 1 2 और 3, तो जो रोटेशन होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जब भी मेरा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप फोर्थ पोजीशन पे है और मेरा रोटेशन है वो कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज, तो वो हमेशा उसकी आर होगा, और एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो हमेशा एस होगा। ठीक है, अगर मेरा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अबोव द प्लेन है 1 2 3 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसमें देखो, अगर मेरा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अबोव द प्लेन है, उस केस के अंदर जो मेरा क्लॉकवाइज रोटेशन होगा वो एस होगा, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो आर होगा। अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्लेन के अंदर प्रेजेंट है, प्लेन के अंदर प्रेजेंट है, तो वहाँ पे हम करते हैं डू डबल इंटरचेंज। क्या करेंगे वहाँ पे, अगर मेरा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इन द प्लेन है तो वहाँ पे करेंगे हम डू डबल इंटरचेंज, इंटरचेंज। तो क्या होगा, ये वो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इस पोजीशन पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे आके क्या बनेगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा हाइड्रोजन। यानी कि ये वाला केस बन गया कि बिलो द प्लेन आ गया तो क्लॉकवाइज रोटेशन आर और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एस। ये तो हो गया आर एस इन वेज। अगर हमें आर एस करना हो फिशर के अंदर, आर एस करना हो फिशर के अंदर, तब कैसे करेंगे, आर एस इन फिशर, फिशर के अंदर क्या करेंगे, फिशर के अंदर कैसे होता है फिशर, ये बनता है, ये क्या होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये क्या होती है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होती है वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम अबोव द प्लेन की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट, वर्टिकल लाइन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, अगर मेरा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है, जैसे इधर ये हॉरिजॉन्टल है और लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर प्रेजेंट है, तो जो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा वो एस होगा, जैसे 1 2 3,
तो जो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा वो एस होगा और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा वो आर होगा। अगर मेरा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है अगर वो वर्टिकल लाइन के ऊपर प्रेजेंट है, ये तो है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ये कौन सी है, वर्टिकल। तो अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट है तो उस केस के अंदर जो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा वो आर होगा और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एस होगा। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि अगर मैं वेज के अंदर चलते हैं, वेज के अंदर क्या होता है कि अगर मेरा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है तो क्लॉकवाइज रोटेशन आर होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एस होता है। अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अबोव द प्लेन प्रेजेंट है तो क्लॉकवाइज रोटेशन एस होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आर होगा। अगर वहाँ पे इन द प्लेन में प्रेजेंट है तो वहाँ पे हम डू डबल इंटरचेंज करेंगे और उसके बाद जो कंडीशन बनेगी वो बिलो वाली बनेगी। तो जिसके अंदर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन तो क्लॉकवाइज रोटेशन आर, एंटी क्लॉकवाइज एस। उसके बाद आर एस करेंगे फिशर के अंदर। फिशर के अंदर क्या होगा, वर्टिकल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अगर वर्टिकल लाइन पे हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट है तो जो क्लॉकवाइज रोटेशन है वो आर होगा और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एस होगा। और अगर हॉरिजॉन्टल के ऊपर हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट है तो वहाँ पे जो क्लॉकवाइज रोटेशन होगी वो एस होगी और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी उसको हम आर नाम देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल की इन सारी कंडीशंस को फुलफ़िल करते हुए हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर उसका नोमेनक्लेचर बता सकते हैं कि वो आर, उसकी आर कन्फिग्रेशन होगा या उसकी एस कन्फिग्रेशन होगी। सो इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।